के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करते हैं बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ तथ्यों पर। ये ध्यान दीजिए, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग का इस्तेमाल करके हम चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखा परिमित लंबाई। इसका मतलब लंबाई क्या है, फिक्स है। तार कैसा है, सीधा तार है। ये परिमित लंबाई, एक देखें हम सामने आपके चित्र बना रहे हैं, एक सीधा तार ले रहे हैं, ठीक, वो समझ में आ रहा है। एक सीधा तार ले लेते हैं, ये क्या है, परिमित लंबाई का है। परिमित लंबाई का मतलब समझिए, जिसकी लंबाई क्या हो, फिक्स हो, जिसको हम मेजरमेंट कर सकें, ठीक। कि सीधे धारावाही चालक, कि सीधे धारावाही चालक, ये धारावाही क्या है, एक चालक है जिसमें कितना धारा बह रहा है, आई धारा बह रहा है। कितना धारा बह रहा है, आई धारा, ठीक। चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता है किसी भी परिपथ में यह धारा का प्रवाह होगा तो अनिवार्य रूप से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, निर्माण होगा, जो कि पहले ही हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूँकि इस तार के कारण आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। इस तार में प्रवाहित धारा के कारण आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। और किसके नियम से ज्ञात करना है, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि इस तार में धारा कितना बह रहा है, आई धारा बह रहा है, ठीक। तो आपको पता है बायो-सेवर्ट का नियम लागू कब होता है, सूक्ष्म लंबाई के लिए लागू होता है। किस लंबाई के लिए, सूक्ष्म लंबाई। तो इस तार का एक सूक्ष्म खंड ले लेते हैं। देखिए, हमने चूँकि बड़ा ले रखा है जानबूझकर, जिससे आप बात समझ पाओ। एक खंड जिसका नाम देते हैं हम, नाम देते हैं EF, नाम देते हैं क्या, EF, ठीक। इस सूक्ष्म खंड, अच्छा इस पर बात अभी हम बाद में करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इस तार से नामकरण अभी नहीं करते हैं। इस तार से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। चित्र को बहुत सावधानी से समझने का प्रयास करिएगा। ये पॉइंट्स P है जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो ये ध्यान दीजिए, ये आपका जो तार है, तार का नाम अगर अभी हम दे देते हैं, नाम उसे रख दीजिए, आपकी इच्छा हो तो DC नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए, DC नाम दे दीजिए। एक क्षण के लिए क्या नाम दे दिए हम, DC नाम दे दिए। DC जो आपका तार है, इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है, आकलन करना है। तो आपको पता है ये पूरा तार है, तो इस तार के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं एक सूक्ष्म लंबाई की। आपको पता है कि बायो-सेवर्ट का नियम कब लागू होता है, जब तार का कौन सा खंड लेते हैं, बहुत छोटा लंबाई लेते हैं। ये देखिए, हम तार को कट लगाते हैं और जिसका नाम दे देते हैं FE, इसका नाम दिया गया FE। ध्यान दीजिए, क्या नाम दे दिए, FE जो लेंथ है, इस लेंथ को हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में निरूपित करेंगे। सूक्ष्म लंबाई की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको DL लिखेंगे। क्या लिखेंगे, DL, ठीक। इस पूरे लंबाई, ये जो सूक्ष्म लंबाई है, इसका नाम क्या रखा गया, DL, ठीक। चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र को समझ कर बनाना जरूरी है। तो इसके कारण सबसे पहले निकाल लेते हैं P बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, F को P से, F को किससे मिलाते हैं, P से। F को किससे मिलाते हैं बच्चों, P से, ठीक। और E को किससे मिलाते हैं, P से। क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। देखिए, मिलाया गया ना, बात समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, बिल्कुल हम एक सीधी रेखा से मिलाने का प्रयास करते हैं। जो आपका सूक्ष्म खंड है DL, उसके ऊपरी वाले F से और E नीचे वाले बिंदु से क्या करते हैं, P का क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। जब मिलान करेंगे तो ये कुछ कोण बनाएगा, बिल्कुल कोण बनाएगा। इस कोण का नाम दिया जाता है, क्या नाम देते हैं, D फाई। क्या नाम देते हैं, D फाई नाम देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या नाम दिया गया, D फाई। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये विचार कर लेते हैं कि अगर ये यहाँ से मिलान कर देते हैं तो हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिए। ये हम मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं, EP की दूरी क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, X। और E से क्या करते हैं, FP पर लंब डाल देते हैं। ध्यान दीजिए, E से, पॉइंट्स E से FP पर क्या डालते हैं, लंब। ये देखिए, हम लंब डाल देते हैं, ठीक। जिसका नाम क्या देते हैं, ध्यान दीजिए, जिसका नाम दिया गया G। क्या नाम दिया गया, G। और यहाँ से जो कोण बनता है, आपको बायो-सेवर्ट नियम में बताया जाता है कि आपका एक कोण बनेगा, इस कोण का नाम देते हैं थीटा।
क्या नाम देते हैं, थीटा। इतना बात समझ में आपकी आ जानी चाहिए। सावधानी से बात को समझना। इसमें प्रवाहित धारा आपका आई पहले से हम बता चुके हैं। चित्र लगभग आप समझ में आ गया होगा। तो हम विचार करते हैं, अगर ये आपका x है और ये आपका r है, ठीक है, और इसके कोण को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए, इस कोण को नाम अगर दिया जाए तो इस कोण का नाम दिया जाता है फाई। क्या नाम दिया गया, फाई। और इस पूरे ये सूक्ष्म कोण का नाम क्या दिया गया, डी फाई। देखिए यहाँ के कोण की बात कर रहे हैं, क्या नाम दिया गया, डी फाई। ठीक, अगर यहाँ से हम विचार करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना चित्रानुसार। चित्रानुसार किसके अनुसार, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार सीधी चालक, क्या नाम है, सीधी चालक का, गरिमा भारती, सीधी चालक का क्या नाम है, सीडी नाम है। क्या नाम है, सीडी। में प्रवाहित धारा, में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आचल से कितना है, प्रवाहित धारा आई धारा है। ठीक, प्रवाहित धारा आई। तथा चालक के समीप, चालक से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, स्थित बिंदु पी पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अतः सूक्ष्म खंड का क्या नाम है, EF के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो शीतल वर्मा बताएंगी सूक्ष्म खंड EF के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या फार्मूला होगा। बायो सेवर्ट नियम को क्या करेंगे, हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, एक चीज़ आप सोचने थोड़ा सा भी आप मिस मत करिएगा। चाहे E से P तक की दूरी मानिए, चाहे F से P तक की दूरी, इस दूरी को क्या माना जाएगा, x माना जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ लिया गया है EF, ये बहुत सूक्ष्म है। क्या है, बहुत सूक्ष्म है। ये केवल हम चित्र में बड़ा बना दिए हैं। अगर ये बहुत सूक्ष्म होता तो P से दूरी अगर हम मेजरमेंट करते तो ये दूरी लगभग क्या मिलता, दोनों का इक्वल मिलता। ध्यान दीजिएगा, देखने में तो अंतर दिख रहा है, कंफ्यूज मत होना। ये दूरी बहुत सूक्ष्म है, जिसको हम क्या करते हैं, लगभग DL लगभग किसकी ओर एक्सटेंड है, 0 की ओर। इसलिए EP की वैल्यू जो होगा वही FP की वैल्यू होगा। इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, शीतल वर्मा बायो सेवर्ट का नियम लगाइए। क्या होता है, dB बराबर होता है, क्या होता है, μ0/4 पाई, फिर क्या होता है, I इंटू DL, ध्यान आया कि नहीं आया, इंटू साइन थीटा, ये भी आपके समझ में आ जानी चाहिए, अपान कौन सा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। आप समझ में आया शीतल वर्मा कि नहीं आया, बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने ही बताया है कि इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इतना तो बात समझ में आ गया है कि नहीं समझ में आया। अच्छा, तो आइए हम इसमें और पर चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लगभग चिम्मच से जैसे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आप सभी लोग घूंटते निकल चलिए, तभी बात समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है इसमें। तो इस सूत्र को लगभग आप समझ गए होंगे, इसमें संदेह नहीं होनी चाहिए। तो अब हम विचार करते हैं, आपके सामने ई से हम FP पर क्या डाले थे, लंब डाले थे ना, और जब लंब डाला जाता तो आपको पता होना चाहिए यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, विकास कितने अंश का, 90 अंश का। उसमें सस्पेंशन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों रमेश, इधर कितने अंश का कोण बनेगा, इधर ये भी 90 अंश का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि FP पर हमने इसे क्या डाला है, लंब डाला है, अनिवार्य रूप से ना। अच्छा बताइए, क्लास 10 में आपको श्री गणेश सर पढ़ाए होंगे, ध्यान आया, श्री गणेश सर कौन से हैं, हाँ जो आपको इंटर में मैथ पढ़ाते हैं, श्री गणेश सर, भगवान श्री गणेश नहीं, श्री गणेश सर। अच्छा, श्री गणेश सर को अगर आप
थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो उन्होंने बताया होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए ज़रा, हम भी जाने। साइन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं? ज। तो ज बराबर क्या होता है, सोचकर बताइए ज़रा हमें। हाँ चलिए बताइए भाई, कृष्णकांत विश्वकर्मा, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंबटा। हाँ कृष्णकांत, बहुत अच्छे। लंबटा कर्ण। कौन से कर्ण? ये आपके ये वो वाले कर्ण की बात नहीं चल रही है, इस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण की बात चल रही है। अच्छा तो चलिए बताइए, लंब क्या होगा उस त्रिभुज में? एफ जी में देखिए लंब क्या है, सोचकर बताओ। लंब क्या होगा? आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब का नाम पड़ जाएगा ईजी। ईजी, एजी, ओजी, ये वाला बात नहीं चल रहा है। ईजी, यहाँ देखिए ईजी नहीं होगा, इसके सामने इस थीटा ये, तो इसके सामने ये ईजी हो जाएगा। सही है ना? ईजी बटा कर्ण क्या होगा, सोच कर बताएंगे। कौन बताएगा? महिमा मौर्य बताइए, या महिमा जायसवाल, दोनों लोग मिलकर बताइए क्या होगा इस त्रिभुज में, कर्ण क्या होगा। बिल्कुल 90 अंश यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने एफ सी आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बस समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ईजी, ईजी, ईजी को ईजी रहने दीजिए, क्या दिक्कत है भैया? ईजी को ईजी कर दीजिए। अपान एफ ई की वैल्यू क्या है? हाँ बताइए, बबीता जायसवाल बताइए एफ ई की वैल्यू क्या है? विनीता बताइए क्या है? एफ ई की वैल्यू क्या है? डी एल है। बहुत अच्छे, डी एल, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, मत समझिएगा ड्राइवरी लाइसेंस, डी एल को। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? अच्छा तो यहाँ से अगर हम ईजी करें, इसको क्या करें, ईजी करें, तो ईजी बराबर क्या होगा, सोच कर बताओ। ईजी बराबर क्या होगा? ईजी बराबर हो जाएगा, देखिए ईजी बराबर हो जाएगा डी एल इंटू साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ड्राइवरी लाइसेंस इंटू साइन थीटा। अच्छा इतना बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आ गया होगा, हमें लगता है आ गया होगा। इसको मान लेते हैं कोई इसको मान लेते हैं समीकरण एक, पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, फिर हम विचार करते हैं। आपके सामने एक समकोण त्रिभुज और है, यहीं पर बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, तभी आप बात समझ पाओगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। पुनः एक समकोण त्रिभुज आपके सामने ई जी पी है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज ई जी पी है कि नहीं है? ई जी पी से विचार करते हैं, से विचार करते हैं कि नहीं, विचार कर लेते हैं। जैसे इसको विचार किया ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ईजी बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सोच कर बताइए आप सभी लोग, क्या लिख सकते हैं? ईजी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इसमें लिखे हो वैसे उसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ ईजी बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो इस समकोण त्रिभुज में ईजीपी में देखेंगे तो कर्ण कौन सा होगा? ये कर्ण हो जाएगा बिल्कुल। और लंब कौन सा होगा? ये हो जाएगा। यही तो डी फाई है, तो इसको लिख सकते हैं, डी फाई के रेंज में हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सोचकर बताइए, चलिए बताइए क्या लिखा जाए भाई? अनूप क्या लिखा जाए? ईजी बराबर लिखा जाए? हाँ बोलो भाई, हम लिखने के लिए बहुत उत्सुकता है हमारी। क्या लिखा जाएगा? कर्ण, देखिए एक्स, जैसे यहाँ डी एल लिखा गया कर्ण, तो यहाँ कर्ण हो जाएगा एक्स इंटू क्या लिखा जाएगा? साइन क्या? साइन क्या लिखा जाएगा? सोचकर बताइए। साइन डी फाई लिखा जाएगा, डी फाई। कुछ बात समझ में आया? अरे भाई ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका लंब हो गया, इसके सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो साइन थीटा बराबर लंब का कर्ण, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण इंटू साइन डी फाई। यहाँ थोड़ा सा और विचार करना है। अच्छा ये बताइए, जो कोण है, जब ये पहले से सूक्ष्म है तो ये कोण कितना सूक्ष्म होगा पता? ये बहुत सूक्ष्म होगा ना। इसका मतलब ये लगभग लगभग हम इसको अब यहाँ पर साइन को हम क्या करेंगे? साइन डी फाई ना विचार करके लगभग लगभग केवल डी फाई विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? डी फाई। तो इसको लिख सकते हैं ई जी बराबर एक्स डी फाई। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समीकरण नंबर कौन सा बनेगा? समीकरण नंबर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बहुत आराम से समझना, थोड़ा समय तो ले रहे हैं लेकिन समझ जाइए। अगर समझ जाएंगे तो हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों सार्थक हो जाएगा। अगर नहीं समझ पाओगे तो जान लीजिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा भी और आपका भी।
तो देखिए समीकरण 2 और 3 की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, सोच कर बताइए, सोच कर बताइए। निधि वर्मा क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 से। अच्छा ये बताओ निधि, जब इसका लेफ्ट हैंड साइड समान है तो क्या राइट हैंड साइड समान होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं ना, DL साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x d फाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए अमन शुक्ला, DL साइन थीटा बराबर x d फाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब लगभग सब कुछ बनकर तैयार, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन 4 का मान ले चल के इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 4 का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों बच्चों, इक्वेशन 4 का मान कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में। तो आइए कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 4 आपका जो बना है, DL साइन थीटा बराबर क्या बना था, x d फाई। तो रख देते हैं। तो d फाई बराबर dB बराबर आपका बना था μ0/4 पाई I इंटू DL साइन थीटा बना था। तो DL साइन थीटा की जगह पर क्या रखोगे आप, x d फाई रखोगे। कुछ दिमाग काम लगाइए आप सभी लोग। DL साइन थीटा यही था, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 की वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा x d फाई हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपका x स्क्वायर। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ जानी चाहिए बात समझ में। यहाँ x क्या हो जाएगा, कैंसिल एक पावर्स। तो dB बराबर आपका हो जाएगा μ0/4 पाई I d फाई अपान x। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और काम करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। आओ मिलकर दिमाग लगाएं, आओ मिलकर दिमाग लगाएं। खुद आओ खुदबुदाते हैं इसको। खुदबुदा कर क्या करते हैं, कुछ वैल्यू और निकालते हैं। अच्छा x की वैल्यू अगर निकालना हो तो हम किस त्रिभुज की सहायता लेंगे? रमेश पांडे बताइए, किसकी सहायता लेंगे भैया? नहीं बताएंगे? अच्छा रमेश गुप्ता बताइए। चलिए समकोण त्रिभुज अगर यहाँ देखा जाए तो आपके सामने एक समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे दीजिए कुछ, अगर आपकी इच्छा हो। क्यों नाम दे दीजिए, स्वतंत्र हैं आप, नाम तो देने में बहुत माहिर हैं, तो क्यों नाम दे दीजिए। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज EQP से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सोच कर बताइए क्या लिख सकते हैं। देखिए कर्ण है और ये क्या है, आधार होगा, क्योंकि यहाँ फाई है तो ये लंब हो जाएगा, संदेह नहीं है। यही तो फाई है, यहाँ लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो आप, कॉस फाई बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सोच कर बताइए। कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सही है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, r/cos फाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या करते हैं, रख देते हैं, रखने पर रख दीजिए, x की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो dB बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I d फाई अपान x की जगह पर क्या रखोगे, r/cos फाई। अब ये cos फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो dV सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र बराबर आपका हो जाएगा μ0/4 पाई I cos फाई d फाई अपान r। होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा ये बताइए हम क्या निकालें, यहाँ सूक्ष्म निकालना है ना, और आपको क्या निकालना है, पूरे तार के लिए परिमित लंबाई है। लंबाई कैसी है, परिमित लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो संपूर्ण वैल्यू बताएगा। तो क्या करते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I/r। इंटीग्रेशन देखिए, जिसके साथ d फाई लगा हुआ है उसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, शेष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका cos फाई d फाई।
इतना बात समझ में आ गया। और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ है। अब इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए और अभी इजी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चित्र की सहायता लेंगे, ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम किसकी सहायता लेंगे, चित्र की सहायता लेंगे। आपको पता है यहाँ पर हम नामकरण किए थे, ध्यान आ रहा होगा। इसका नाम डी दिए थे, इसका नाम क्या दिए थे, सी। अब क्या, सॉरी, इसका नाम सी। तो क्या करते हैं, डी को पी से और सी को पी से क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। देखिए ऐसे मिलान कर दीजिए। और आपको पता है यक्ष अक्ष से जब नीचे कोऑर्डिनेट में वाई की वैल्यू नापते हो तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऊपर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्या करते हैं, डी का पी से हमने मिलान कर दिया। किससे मिलान किया, पी से। तो इस कोण को हम क्या करेंगे, इधर के जो कोण होंगे इसका नाम देंगे -φ1। ध्यान दीजिए, -φ1। ये कोण तो बनाएगा ऐसे अगर मिलान करेंगे, और जितने दूर होगा उतने कोण बनता जाएगा। और ऊपर के जो कोण होंगे इस कोण का क्या नाम देंगे, ध्यान दीजिए, इस कोण का क्या नाम देंगे हम सभी लोग, पॉजिटिव। सॉरी, तीर की डायरेक्शन इधर करिए क्योंकि अब इसी ओर हम बढ़ेंगे। ये हो जाएगा +φ। इसका मतलब कोण की वैल्यू -φ से +φ तक क्या करेगा, वैरी करेगा। -φ से +φ तक क्या करेगा, वैरी करेगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन cos φ की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, -sin θ। जैसे इंटीग्रेशन cos θ का क्या होता है, -sin θ। तो यहाँ पर क्योंकि फाई के जगह, थीटा की जगह पर क्या प्लेस है, फाई, तो यहाँ हो जाएगा आपका μ0/4π। ये आपका बनाएगा -sin φ, और कोष्टक, बड़े कोष्टक पर लिमिट जो आपका ये -φ, और ये क्या है आपका 1 नाम दे दीजिए, φ1। इसका नाम दीजिए φ2, क्योंकि कोण का मान चेंजेज रहेगा। यहाँ से देखिए ये कोण आपकी ये वैल्यू क्या होंगे, चेंज रहेंगे, ये वाले कोण। तो इसको नाम दीजिए φ1, इसका नाम दीजिए φ2। ठीक, अब क्या करते हैं हम, यहाँ से लिमिट को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। μ0/4π, आपको पता है इसको हल करने के लिए एक बार इसका वैल्यू हम प्लेस करेंगे, और माइनस आपको ये भी पता है sin -θ बराबर क्या होता है, -sin θ होता है। ध्यान आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम किस वैल्यू को प्लेस करते हैं, ऊपर वाले को। तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे -sin φ2, और ये माइनस चिन्ह आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ माइनस जब हम प्लेस करेंगे तो -sin θ होगा, तो ये आपका वैल्यू देगा। ऐसे कुछ प्लेस करेंगे, थोड़ा सा यहीं ध्यान दीजिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से लगेगा आपका माइनस चिन्ह आएगा, फिर आएगा आपका -sin, फिर आएगा आपका -φ1। ध्यान आया, हम मझोला लगा दीजिए भैया, नहीं झोला बन जाएंगे हम सभी लोग। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये b है, ध्यान दीजिए, हम b के लिए फार्मूला बनता जा रहा है। यहाँ हम पहुँच गए, तो b बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए फार्मूला आपका फाइनल की ओर बढ़ रहा है। ये बन जाएगा आपका b बराबर हो जाएगा μ0/4π, I/r छूट जा रहा है, ध्यान दीजिए, I/r छूट जा रहा है आपका। इसको भी लिखते चलिए, I/r, यही तो है ना, ये छूट जा रहा था, I/r हो गया। और ये ध्यान दीजिए sin -θ बराबर क्या होता है, -sin θ, तो माइनस गुणा करके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो आपका फार्मूला बन जाएगा ये कन्वर्ट करके। और ये ध्यान दीजिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये प्लस हो गया तो ये माइनस वैल्यू देगा, क्या देगा, माइनस वैल्यू देगा। हाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। इंटीग्रेशन cos θ बराबर आपका होता है sin θ, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, यही हम मिस कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप सुधार कर लीजिए, प्लस होगा, क्या होगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुणा करके क्या करेगा, प्लस बना देगा। इसका मतलब हो जाएगा sin φ2 प्लस हो जाएगा। ये देखिए sin -θ बराबर क्या होता है, -sin θ, माइनस माइनस गुणा करके क्या करेगा, प्लस कर देगा। ये हो जाएगा sin φ1। ये आपका क्या हो गया, कॉमन फार्मूला आ गया। ये क्या आ गया, कॉमन फार्मूला। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसके आधार पर कुछ हम क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं, केस लगाकर अभी क्या करते हैं हम बता देंगे कि जब आपका अनंत लंबाई होगा तब क्या होगा, जब फिक्स लंबाई होगा तब क्या होगा। इस पर अभी थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर
कितना बनेगा आपका 4 हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा, ये आपका 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन cos फाई की वैल्यू जो होती है sin फाई होती है, ठीक। और sin फाई होने के कारण यहाँ पर एक बार हम ये वैल्यू प्लेस करेंगे फाई की जगह, तो फाई 2 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर आपका यहाँ पर प्लस sin फाई और कोष्टक में क्या आ गया माइनस cos फाई, और sin माइनस थीटा या sin माइनस फाई बराबर होता है आपका माइनस sin फाई, तो माइनस माइनस क्या होगा, गुणा करके प्लस कर देगा। तो आइए देखते हैं, इस पे केस पर चर्चा कर लेते हैं। लंबाई क्या हो, अनंत हो, इसका कोई अंत ना हो, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, इसको भी क्या करिए ऊपर की दिशा में बढ़ाते जाइए। तो इसका मतलब यहाँ का जो कोण बनेगा, यहाँ का जो कोण बनेगा कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब अनंत लंबाई की बात करेंगे तो फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर कितना अंश रखा जाएगा, 90 अंश रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा, 90 अंश। सो आपका फार्मूला बन जाएगा बी बराबर अभी जो पाए थे उसमें प्लेस कर देंगे, तो μ0/4 पाई आई अपान आर, साइन फाई 2 पाए थे, ध्यान आया, तो साइन 90 अंश हो जाएगा प्लस साइन 90 अंश। साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, राम प्रसाद बताओ कितना होता है, हाँ बताओ राम प्रसाद कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 अंश की वैल्यू 1, ये साइन 90 अंश की वैल्यू 1, 1 1 2 हो जाएगा। μ0/4 पाई 2 आई अपान आर हो जाएगा। यही आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया। क्या बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया। ध्यान दीजिए, किसके लिए फार्मूला ये बनकर तैयार हुआ, अनंत लंबाई के धारावाही चालक से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला बनकर तैयार। इसी प्रकार अगर हम विचार करें, दूसरा केस लगाएं, तो दूसरे केस में क्या होता है, यदि तार आपका क्या है, इसके लिए विचार करते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, यदि आपका पॉइंट्स P जो है किसके समीप हो, तार के समीप हो, इसका मतलब मान लीजिए D के समीप है, किसके समीप है, D के समीप है। तो अगर ये D के समीप है, यदि P तार के क्या है, तार के समीप है, समीप है, अगर ये तार के समीप है तो फाई 1 की वैल्यू रखा जाएगा π/2। अप्रॉक्सीमेटली हम फाई 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, कितना रखेंगे, π/2, और फाई 2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 अंश। क्या रखेंगे, 0 अंश। तो आपका फार्मूला बन जाएगा बी बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई आई अपान आर। ध्यान दीजिए, सूत्र बना था साइन फाई 1, फाई 1 की वैल्यू π/2, π/2 मतलब 90 अंश, इसका मतलब 1 हो गया, प्लस साइन फाई 2 0 हो गया, ठीक। इसका मतलब आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया μ0/4 पाई आई अपान आर। ध्यान दीजिए, कभी कभी यही आपका प्रश्न पूछा जाता है। ये बताइए, धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र व अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो आपके समझ में आ रहा होगा, जो आपका अनंत लंबाई वाला होता है दुगुना होता है, किसकी तुलना में, समीप वाले की तुलना में। दिखाई पड़ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, इसी सूत्र का हम अपने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से देखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो B और R में क्या संबंध है, B और R में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो R का मान क्या होगा, घटेगा। ये देखिए, ऐसे चित्र बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा। अगर ग्राफ से आप समझने का प्रयास करें तो V और R में क्या संबंध है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती। धन्यवाद। इसलिए थोड़ा ये टॉपिक बढ़ा था, इसको लेकर आप परेशान मत होइए। अभी एक अनुप्रयोग और हमें बताना है, वो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए बताना है। तो इसको खूब मज़े से आप पढ़िएगा, और एक काम करिएगा, आप सभी लोग कृपया करके हमारे चैनल को खूब मन से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।